So today we shall see another interesting chapter, that is friction. फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत सबको मालूम होगा, है कि नहीं? चलिए आपको पहले से क्या क्या मालूम है देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे, है ना? क्या होता है फ्रिक्शन? इज एनर्जी, इट्स ए फोर्स और इट्स ए वेलोसिटी। फोर्स कब होता है फ्रिक्शन? जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर, दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा। One body tries to slide on another और उसके relative motion होने से फ्रिक्शन। हाँ, मतलब एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा या फिर स्लाइड करने की कोशिश करेगा, कब होता है? किस डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट टू मोशन, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब मैं जब ऐसे चल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स किधर को? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ। हो क्या कंफ्यूजन? हाँ, मैं चल रहा हूँ ऐसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आई एम गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट? मैं जा रहा हूँ ईस्ट की तरफ। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट मे बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो। मैं जा रहा हूँ ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है ऐसे, ऐसे भी हो सकता है। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी टुवर्ड्स नॉर्थ आल्सो, नाइदर ईस्ट नॉर वेस्ट। तो समझना जरूरी है कि नहीं क्या होता है, कैसे होता है। दूसरा चीज ये हुआ, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जनरल जो मिसकंसेप्शन है, सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉडी को सपोज दिस बॉडी इज केप्ट ऑन ए सरफेस एंड अनदर सेम बॉडी इज केप्ट इन ए डिफरेंट पोजीशन। ये बॉडी को डिफरेंट पोजीशन में रखें, कैसे रखें? ऐसे। अब इन दोनों को अगर खींचेंगे, आपको क्या लगता है कौन से केस में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? इसको खींचेंगे बराबर फ्रिक्शन होगा। हाँ, अच्छा, बढ़िया। क्लास 8 में पढ़े थे, ठीक है। तो थोड़ा चीज आप लोगों को जानकारी है। अब पहला चीज है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है और कैसे होता है। हम जानते हैं हर फोर्स के लिए एक एजेंट और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। हु इज द एजेंट, who is the object and why this force develops। हर एक चीज का भी कॉज होता है कि नहीं होता है? हर चीज का कॉज होता है। You are here because your parents were there, they are there because their parents were there। नहीं तो वो तो YouTube से डाउनलोड हुए थे, वैसे नहीं। ये तो कॉज इफेक्ट में चले जा रहा है सब कुछ, है कि नहीं? अच्छा, तो फ्रिक्शन का कॉज क्या है? पहला चीज है, चैप्टर का नाम हुआ फ्रिक्शन। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार है। It is an electromagnetic force। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम तो कहते हैं मैकेनिकल फोर्स है। हाँ, मैकेनिकल फोर्स है, हम तो बताए थे। फोर्सेस आर ओनली टू टाइप्स, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है, समझ में आया? यहाँ पर होता क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? मैं जो देखा हूँ कि काफी बुक्स में उसके बारे में कहूँगा। वो कहते हैं कि जब कोई एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है या स्लाइड कर रहा है, इन दैट केस, तो अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे उसका जो सरफेस है वो कुछ ऐसे इरेगुलरिटी से भरा रहता है। इसके सरफेस भी ऐसे होता है। अब जब हम ये वाली ब्लॉक को इसके ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे में फंस जाते हैं और चलने में मुश्किल होता है। इसीलिए जब इसको आगे लेते हैं तो ये फंस जाने के कारण एक दूसरे को ये रोकने की कोशिश करता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि गलत है। उसको फ्रिक्शन नहीं कहते हैं। जनरली क्या होता है, एनी ऑपोजिशन इज कॉल्ड ए फ्रिक्शन। आप जब कोई चीज को हवा में हाथ घुमाते हो आसानी से घूम जाता है, पानी के अंदर नहीं घुमाते हो आसानी से नहीं घूमता है, तो कहते हैं उसको फ्लूइड फ्रिक्शन। क्योंकि अपोज कर रहा है तो फ्रिक्शन वर्ड यूज कर देते हैं, जबकि वो फ्रिक्शन नहीं है। दैट इज व्हाट इज ऑर्डिनरी मैकेनिकल लॉकिंग। मतलब आपके हिसाब से अगर ये जो दोनों सरफेस की इरेगुलरिटी है उनको अगर पॉलिश कर दिया जाएगा, अब ये पॉलिश है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
बहुत ज़्यादा पॉलिश करने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। समझ में? एक ग्लास प्लेट के ऊपर दूसरा ग्लास प्लेट को खींच के देखो, बोथ आर पॉलिश, इट इज वेरी टफ टू पुल। समझ में? इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ व्हाई दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलपिंग। होता यूं है कि ये जो मटेरियल है, यहाँ की सरफेस की मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचो। इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, इसका भी अपना है ना। अब क्या होता है, जब ये दोनों पास पास आते हैं, ये जो न्यूक्लियस ये उसकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डोरी डालने लगता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब ये एक दूसरे को पकड़ लिए, अब जब एक दूसरे को पकड़ लिए और जबरदस्ती आप इसको मूव करवाने की कोशिश करोगे, जैसे आगे लेने की कोशिश करोगे, ये खींच के रखेगा कि नहीं रखेगा? इधर लेने की कोशिश करोगे इधर खींचेगा, उधर लेने की कोशिश करोगे इधर खींचेगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। कितना जोर से खींचेगा, दैट ऑल डिपेंड्स कि हाउ स्ट्रांग इज द फोर्स बिटवीन देम। फोर्स कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है दोनों मॉलिक्यूल के नेचर के ऊपर। मान लो कि ये जो एटम है वो अपना ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करके बैठा है। ऑक्टेट रूल यू अंडरस्टैंड? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का टेंडेंसी सेटिस्फाई करके बैठा है, उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मान लो कि ये ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं किया, ऑक्टेट रूल करने की कोशिश करेगा, समझ में आया? तो इन दैट केस ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कोशिश करेगा, फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर हम रगड़ के खींच के ले जाएंगे तो इनमें से कोई एक न्यूक्लियस स्ट्रांगर होगा, कोई न्यूक्लियस वीकर होगा बाय फोर्स। तो क्या होगा, ये अगर स्ट्रांग है ये क्या करेगा, जैसे इसको खींच के ले लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन को खींच के वो ले लेगा, साथ में ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, बाय रबिंग थिंग्स गेट चार्ज। आप जानते हो तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे होता है। तो ये जो फोर्स है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बात समझ में आया? कोई नहीं पूछेगा आपको, जान लो भाई। अब हुआ क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड किया, डिपेंड करता है दोनों की मॉलिक्यूल की नेचर, मतलब दोनों मटेरियल की नेचर। सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू मटेरियल्स व्हिच आर स्लाइडिंग और कीपिंग द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। क्या बात समझ में आया? क्योंकि ये सब चीजों को बारी बारी से हम लोग फिर से आगे देखेंगे चल के। एक टर्म आएगा म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करके, तब बताएंगे कि म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी समझ में आया? फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स and it depends on the nature of the two surfaces in contact. है समझ में? अच्छा, तो कब डेवलप होगा? मान लो ये दोनों ऐसे बैठे हैं, एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं, कोई फोर्स नहीं। जब चलाने की कोशिश करोगे तभी एक फोर्स सामने आता है, क्योंकि रोकता है कि नहीं? तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स कब डेवलप होता है। लेट अस राइट द डेफिनेशन। When there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces in contact, the oppositional or opposition to the sliding or its tendency is called frictional force. इसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। किसको? The opposition to the sliding or the sliding tendency. सर if वो रोल कर रहा है फिर भी कहाँ मैं रोल स्लाइड की बात कर रहा, तो रोल की बात कर रहा है। सर if रोल कर रहा है then फ्रिक्शन आएगा या नहीं? आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो सर फिर तो स्लाइडिंग नहीं। अरे रोल करते वक्त जो कर रहा है, स्लाइड करने का टेंडेंसी कर रहा है। There is a tendency to slide. तो जब कोई स्मूथ रास्ते में कार को एक्सीलरेटर जोर से दबाओगे तो चक्का फिसलते फिसलते कार आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब हर वक्त चक्का का फिसलने का टेंडेंसी है। इट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, थोड़ा बहुत फिसल रहा है, बाकी चले जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, आएंगे हम, धीरे धीरे आएंगे। इवन व्हेन इट इज रोलिंग, अगर कोई चीज नेचुरली रोल कर रहा है, मान लो बॉल को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ दिए, रोल करते हुए जा रहा है, नो फ्रिक्शन,
देयर इज नो फ्रिक्शन। समझ में? साइकिल में आप जा रहे हो बिना पेडलिंग किए, नो फ्रिक्शन। पेडलिंग किए, फ्रिक्शन शुरू हो गया, क्योंकि चक्का फिसलने की कोशिश कर रहा है, वही आपको सपोर्ट कर रहा है जाने के लिए। पढ़ेंगे आगे आगे। हाँ, तो आपको पता चला व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेसेस, ये याद रखना, रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन टू सरफेसेस। या तो बॉडी स्लाइड कर रहा है और देयर इज ए टेंडेंसी टू स्लाइड। समझ में आया? तभी फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जैसे पेन मेरे हाथ में रखा है, क्या इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? नहीं, क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड करने का टेंडेंसी भी नहीं है। मैं इसको खींचने लगा तो इट इज नाउ स्लाइडिंग, सो देयर विल बी अ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? इवन मैं हाथ को ऐसे रखता हूं, मैं स्लाइड नहीं करवा रहा हूं पेन को, पेन स्लाइड नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें फिसलने की टेंडेंसी है। अगर थोड़ा सा तेल डाल देंगे फिसल जाएगा। क्यों नहीं फिसल रहा है? फ्रिक्शन रोक रखा है। नहीं तो mg sin थीटा वाला फॉर्मूला तो तुम जानते हो, तो mg sin थीटा खींच रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? फ्रिक्शन रोक के रखा है। सो व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, a frictional force will develop. And when there is no sliding, no tendency of sliding, just like a pen on the horizontal surface of my hand, there is no friction. समझ में आया? तो हम पहले भी पढ़े हैं, जब भी कोई फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत होता है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन भी जानना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जानना है, मैग्नीट्यूड भी जानना है। बारी बारी से पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, it always acts tangent to surface of contact. Here I am talking about the point of application. ये हरदम कैसे एक्ट करता है? tangent to the surface। समझ में आ क्या? अभी तक मैं डायरेक्शन के बारे में बता नहीं। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज सरफेस पूरा प्लेन है, देन तो टेंजेंट कुछ नहीं। कैसे नहीं है? अरे बताएं, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन से डायरेक्शन में? इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। समझ में आया? फोर्थ पॉइंट क्या है? अभी मैं दोनों हाथ को ऐसे रखा हूं, ये दोनों हाथ को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, बोथ दी हैंड्स आर मूविंग। ध्यान रहे, ये बहुत गलत है सोचना कि फ्रिक्शन इज अपोजिट टू मोशन। नो, इट हैज नथिंग टू डू विथ मोशन, इट इज अपोजिट टू रिलेटिव स्लाइडिंग। समझ में आ रहा है? मैं अगर दोनों हाथ ऐसे कर रहा हूं, दोनों हाथ मोशन में, लेकिन देयर इज नो रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टू हैंड्स, तो आप कहोगे इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों हाथ को ऐसे ऐसे किया तो फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगा ही आएगा। नॉट ओनली दैट, अगर ये हाथ रेस्ट में है और इसको मैं आगे चलाया तो रिलेटेड टू दिस ये भी मूव किया कि नहीं किया? इसको आगे लिया मतलब रिलेटेड टू दिस हैंड ये पीछे जा रहा है। देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टू हैंड्स, and in that case the frictional force is opposite to the sliding or relative sliding or tendency of sliding। जैसे मैं हाथ को ऐसे लिया, ये हाथ with respect to this इधर गया, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन देगा? यहाँ के मॉलिक्यूल्स। तो this other hand is the source or the agent who is giving the force on this object। किस डायरेक्शन में? हाथ को आगे लिया मतलब इस हाथ पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आएगा। समझ में आया? इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जब मैं हाथ ले रहा हूं ऐसे, इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आएगा, दिया कौन? ये हाथ। तो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स देगा आगे की तरफ। जब मैं इसको आगे ले रहा हूं, ये हाथ को रिलेटिव टू दिस हैंड ये पीछे जा रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आया? आगे की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट, अगर ऐसे हाथ रगड़ते वक्त इसके ऊपर आया 10 न्यूटन पीछे की तरफ, तो इसके ऊपर आएगा 10 न्यूटन आगे की तरफ। इसका मतलब दोनों हाथ को अगर मैं रगड़ रहा हूं, इसका 10 न्यूटन उसका 10 न्यूटन इक्वल एंड अपोजिट तो है, तो विल दे कैंसिल आउट? व्हाई दे विल नॉट कैंसिल आउट? दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक ही बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है?
Suppose I say here is a block, I apply a force of 10 Newton and another 10 Newton here, you say net force is 0. But suppose here is a block, you give 10 Newton on this, here is another block, you give 10 Newton on this, क्या है दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? तो फ्रिक्शनल फोर्स का एक 10 न्यूटन इसके ऊपर है तो दूसरा इसके ऊपर है, हाउ दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर? Though the forces are equal and opposite, they do not cancel out. Why? Because they are acting on two different bodies. बात समझ में आया? तो वो चीज को लिखना है. The frictional forces on the two surfaces are the frictional forces on the two surfaces are equal and opposite, but they do not cancel out. Do not cancel out. As they are acting on two different bodies. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझ में आया क्या? Yes, sir. क्योंकि दो अलग अलग सरफेस पे आ रहा है, सेम बॉडी पे नहीं आ रहा है. They are not acting on the same body, so they will not cancel out, but they are equal and opposite. Sir, tangent कैसे हुआ? आगे बताएं. जैसे मैं अभी बताया ना, ये हाथ को मैं रगड़ रहा हूँ, तो ये हाथ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है. सोचो ये इसके साथ चिपक गया, मैं इसे खींच के लूंगा तो ये जो हाथ इसको चिपक गया था कैसे खींचेगा? इधर को ही तो खींचेगा. दैट मींस द फोर्स ऑन दिस एंड इज टेंजेंट टू द सरफेस. इस सरफेस को पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ये सरफेस को टेंजेंट है. आर यू गेटिंग? जैसे मैं बताऊं कि सपोज हियर इज द ब्लॉक, ये ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में, टेंजेंट टू द सरफेस, ऐसे पकड़ के इसे रोकने की कोशिश कर रहा है. क्या है ब्लॉक के ऊपर आप टेंजेंट फोर्स लगा सकते हो? कोई कहेगा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाओ तो आप ऐसे पुश करो, ओब्लिक फोर्स लगाओ तो ऐसे पुश करोगे, टेंजेंट फोर्स लगाओ तो ऐसे रगड़ोगे. टेंजेंशियली रगड़ दो, मैला छूटेगा. मैला छोड़ने के लिए उसका क्या करना है? नॉर्मल फोर्स लगाना है, टेंजेंशियल फोर्स लगाना है. यू अंडरस्टैंड ना? टेंजेंशियल फोर्स मतलब, तो ये फोर्स कैसे लगता है? ये टेंजेंशियली आता है. ये ठीक भी मानता है और कुछ कम नहीं. फ्लैग का दे देता है पूरा कलर, नहीं नेशनल फ्लैग का. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Frictional forces on the two surfaces are equal and opposite, but they do not cancel out as they are acting on two different bodies. मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताऊं. Let me give you a case. Suppose मैं कहूँ कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है ऐसा. ये ब्लॉक का शेप कुछ ऐसा है, वेस्ट टाइप का. और सपोज यहाँ पर कोई एक दूसरा ब्लॉक है. मैं थोड़ा गैप मेंटेन करके कर रहा हूँ ताकि मैं विजुअलाइज करवा पाऊंगा. ये ऐसा है, समझ में? सपोज ये है फ्लोर एंड सपोज ये है वॉल. इनफैक्ट असलियत में ये सारे एक दूसरे के साथ टच में है, कांटेक्ट में. खाली गैप इसलिए क्या हूँ ताकि मैं दिखा पाऊंगा फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है. नहीं तो ये इसके साथ लग के है, ये इसके साथ लग के है, ये ग्राउंड के साथ लग के है. अभी अगर ये जो ब्लॉक है बड़ा वाला, इसको अगर मैं ऐसा वाला फोर्स लगाता हूँ, तगड़ा फोर्स, तो होगा क्या? ये अंदर जाएगा. जब ये अंदर जाएगा इसको पुश करेगा, ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना. तो सारे सरफेस में रगड़ाव हो रहा है. हमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना है. हमें पता ये करना है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा. चलिए सोचते हैं फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे ये जो पॉइंट है विथ रेस्पेक्ट टू द अदर पॉइंट इन कांटेक्ट, दिस पॉइंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? इन ऑपोजिशन टू दैट, इट विल बी लाइक दिस. क्या बात समझ में आया? Yes, अगर मैं कहूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये F1 है, तो ये जो F1 फोर्स इसके ऊपर टेंजेंशियली आया, कौन दिया? फ्लोर दिया. एंड फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो आप कहोगे फ्लोर इसके ऊपर अगर F1 दिया तो ये भी तो फ्लोर के ऊपर F1 देगा. सो फ्लोर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स लाइक दिस.
क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. मान लो कि फ्लोर के ऊपर एक पेपर पड़ा होता, जब मैं इसको पुश करूंगा ये पेपर भी उसके साथ साथ इधर जाएगा कि नहीं? पेपर को कौन ले रहा है? ये जो फोर्स जो पेपर के ऊपर आ रहा है वो ढकेलते हुए ले रहा है। Are you getting? Yes, sir. So on the floor it is like this. क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड और अपवर्ड, ऐसे अप टुवर्ड्स द इंक्लाइन और डाउन टुवर्ड्स द इंक्लाइन, क्योंकि ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस किधर जा रहा है? नीचे। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? क्या बात पकड़ में आ रहा है? अब इसके ऊपर अगर फ्रिक्शनल फोर्स आया F2 तो फिर इसके ऊपर क्या आएगा? वही F2 उल्टे डायरेक्शन में। The forces on the two surfaces are equal and opposite. क्या बात समझ में आ रहा है? मान लो कि ये रबर का है, जैसे आप इसको पुश करोगे ये रबर यहाँ पर सिकुड़ जाएगा कि नहीं? कौन सिकुड़ रहा है उसको? ये फोर्स जो इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या कोई मुझे बताएगा आप में से कि ये वॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? वॉल तो मूव नहीं कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? मूव कर रहा है ये किधर को मूव कर रहा है? अपवर्ड। तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? तो फिर वॉल के ऊपर, हाँ ये अगर F3 हो गया तो वॉल के ऊपर होगा लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? The frictional force on the surfaces of contact are equal and opposite, but they do not cancel out. Why? Because they are acting on two different bodies. तो ठीक है, कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो देख के हम फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन वगैरह बता सकते हैं, बट वी शैल हैव सम कंक्रीट प्रोसीजर कि कोई भी केस में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। समझाने के लिए मुझे आपको एक नया टर्म समझाना है अभी, जिसको मैं कहता हूँ अप्लाइड फोर्स। बुक में ऐसा कोई टर्म नहीं है अप्लाइड फोर्स। चलो आपसे इसको नाम देंगे FA। क्या है? इट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। It is the net external force other than friction. Other than friction. It is the net external force parallel to surface of contact. It is the force responsible for relative sliding or tendency of sliding, tendency of sliding for a body at rest. Frictional force is opposite to applied force. तीन चीज लिखा हूं मैं इसके बारे में, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अप्लाइड फोर्स किसको कहते हैं, क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, क्या होता है, क्या करता है ये, और हाउ इट हेल्प्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? क्या नाम पड़ा? अप्लाइड फोर्स। क्या है? इट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स। जितने सारे एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं सबका रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट बट अदर देन फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स हुआ? तो बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो बारी बारी से सारा चीज को समझते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब हुआ क्या कि इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे, नाम इसका F है, और चलो मानते हैं कि एंगल है थीटा। ये F फोर्स थीटा एंगल में आ रहा है और ये किसी एक फ्लोर के ऊपर रखा है। तो हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? F तो मैं खींच रहा हूँ, दूसरा इसका वेट होगा ही पक्का, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। देयर आर 4 फोर्सेस।
बट अदर देन फ्रिक्शनल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं उनका नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट, ये जो कंटैक्ट सरफेस है उसको पैरेलल होके क्या फोर्स है। क्या आपको मालूम चल रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ आर इन दिस डायरेक्शन? अरे जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि आर cos 90 जीरो है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ mg पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट? जीरो। बट देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ f. व्हाट इज दैट कंपोनेंट? f cos थीटा। मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? f cos थीटा। क्या बात समझ में आया? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू दी अप्लाइड फोर्स। क्या बात समझ में आया? अब यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कैसा है? आप कहोगे कि ये अप्लाइड फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। क्या बात समझ में आया? मैं फ्रिक्शनल फोर्स को एफ लिख रहा हूँ, एफ इंटू एफ बोलना, एफ। ठीक है, एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, समझ में आया? क्या बात समझ में आया? तो व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? इट इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट। यही फोर्स है, दिस इज द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर रिलेटिव स्लाइडिंग। अगर ये वाला कंपोनेंट नहीं होता इस डायरेक्शन में तो क्या ये मूव करता? नहीं, ये अभी मूव करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए मैं लिखा हूं इट इज अ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंजेंशियल स्लाइडिंग। ये नहीं होता तो कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होता। क्या बात समझ में आया? वैसे फ्रिक्शनल फोर्स जानने की तीन अलग अलग तरीके हैं। एक तो वो अप्लाइड फोर्स से पता कर लो, दूसरा हुआ न्यूटन लॉ से पता कर लो, तीसरा हुआ सोचो कि अगर ये स्मूथ होता तो क्या होता, अब उसका उल्टा होगा। समझ में आ रहा है? तीनों तरीके को बताएंगे आपको किसी भी केस में फ्रिक्शनल फोर्स जानने के लिए। सो इट इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंजेंशियल स्लाइडिंग फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। क्या मैं ये वाला चीज आपको बढ़िया से समझा पाया? सपोज आई गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोजिंग मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक वॉल है, एंड नाउ सपोज आई से ए ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट दिस वॉल। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसको मैं इस वॉल के अगेंस्ट में प्रेस करके रखा हूँ। ऐसे कैसे रखा हूँ? इसे बाय अप्लाइंग ए फोर्स। मैं कोई एक फोर्स लगाया एफ नॉट और इसको प्रेस करके रखा हूँ। रह सकता है? वॉल में कोई ब्लॉक को प्रेस करके रखोगे, रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, तो ये ब्लॉक का अपना कुछ मास भी होगा और क्योंकि रेस्ट में है तो इसके साथ कोई नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा होगा, एक वेट भी आ रहा होगा। क्या आप मेरे को बता सकते हो इन दिस केस व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स? द एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट। इस सरफेस को पैरेलल होके ना एफ नॉट है ना आर है, mg। सो नाउ द अप्लाइड फोर्स इज mg। कैसा है? नीचे की तरफ। इसका मतलब ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इस ब्लॉक के ऊपर आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। सो द फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, सपोज a man is walking, ये लंबा टांग वाला ये आदमी चल रहा है, पांव उठाया, चलने वाला है, जा रहा है रास्ते में। He is going, obviously पता चला ना इधर जा रहा है, कैसे खड़े होकर भागड़ा कर रहा है, चल रहा है। Man is walking. I want to know the direction of frictional force. तो देखना है कि ये जो सरफेस ऑफ कंटैक्ट है पैरेलल टू सरफेस क्या फोर्स है? थ्रू हिज लेग्स, थ्रू हिज लिम्ब ही इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस। है कि नहीं? पांव के ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका अपना एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा? अभी व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंटैक्ट? कंपोनेंट ऑफ एफ। किस डायरेक्शन में? यहाँ पर आपका अप्लाइड फोर्स क्या मिलेगा? ए कॉस थीटा। किस डायरेक्शन में? ऐसे। इसका मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? सर तो ग्राउंड के ऊपर लगा रहा है। हाँ, तो तुमको क्या तकलीफ है? पाँव के थ्रू से लगाना ना, हम बोल रहे हैं कि पाँव के ऊपर कैसे फ्रिक्शनल फोर्स है? हाँ तो सर पाँव के ऊपर अप्लाइड फोर्स कैसे लगा? अरे मेरे भाई, तू सोच, ये है तू
और ये तेरा टांग, ये हो गया तुम्हारा पाँव, समझ में आया? थ्रू हिज लेग, क्या ये पाँव के ऊपर फोर्स नहीं आ रहा है? मान लो तू चप्पल पहना हुआ है, ठीक है, रेस आ रहा है ना, तो ये चप्पल को अगर यहाँ पर ये जो फोर्स आ रहा है ये पाँव के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो भी फोर्स दे रहा है आ रहा है ना, हाँ, तो फिर इसका कंफ्यूज क्या होगा? तो when a man is walking, what is the direction of frictional force? Forward or backward? हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जानने की 3 तरीके हैं। पहला तरीका हुआ अप्लाइड फोर्स निकालो और देखो। दूसरा हुआ कि मेक यूज ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ कहता है कि जब तक कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा वो रेस्ट में रहेगा। मैं यहाँ पे खड़ा था, ऑल एट सडन स्टार्टेड वॉकिंग, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, नहीं मैं चला कैसे? अब बोले नहीं मेरा मसलर फोर्स हो तो इंटरनल फोर्स है। सो व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच हेल्प मी टू मूव? ऑब्वियसली फ्रिक्शन है कि नहीं? क्योंकि बाकी जो फोर्सेस मेरे ऊपर है वो क्या है? मेरा वेट है, वो तो मुझे आगे नहीं लेगा, दबाएगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन है, वो मेरे को उठाने की कोशिश कर रहा है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स ओनली कैन हेल्प मी टू मूव। और किस डायरेक्शन में? अब कोई बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर एक फोर्स आएगा, वो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स और परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ऑब्वियसली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं खड़ा था, चलने लगा, व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच हेल्प्स मी टू मूव इन दिस डायरेक्शन? एंड दैट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया क्या? ये हुआ दूसरा तरीका, यूजिंग न्यूटन्स लॉ। तीसरा हुआ, सोचो कि ये सरफेस अगर स्मूथ होता, ये भाई साहब जब ऐसे पाँव रख के, मान लो यहाँ पर तेल गिरा हुआ है, दूसरे पाँव फैलाएंगे डालने के लिए, होगा क्या? ये किधर फिसलेगा? ये पाँव आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? नीचे तेल पड़ा है, अब पाँव डाल के आगे जाने की कोशिश करो, किधर को फिसलोगे? पीछे की तरफ। मतलब अभी ये पाँव पीछे फिसलने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन फिसल नहीं रहा है, कौन रोक रहा है उसको? फ्रिक्शन। उसको पीछे फिसलने की टेंडेंसी है, रोकेगा तो कैसे रोकेगा? आगे की तरफ देख। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड। दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर ए बॉडी टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हुआ? एक तो हुआ अप्लाइड फोर्स निकालो, ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। दूसरा हुआ अप्लाई न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ। तीसरा हुआ अस्यूम दी सरफेस वे स्मूथ। अगर स्मूथ होता तो कैसे फिसलता? अब नहीं फिसल रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन वहां से भी पता चल जाएगा। क्या बात समझ में आया? सो व्हेन ए मैन इज वॉकिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? फॉरवर्ड। ओके, ये आपको समझ में आया, फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड। व्हेन ए मैन इज वॉकिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड। दूसरा केस, सपोज हम कहेंगे आप साइकिल चला रहे हो, ये है रियर व्हील, ये है फ्रंट व्हील, और ये है दूसरा। अब हुआ क्या है? आप जानते हो कि यहाँ पर एक क्रैंक अरेंजमेंट रहता है जिसमें पेडल लगा के आप इसको घुमाते हो। यहाँ पर एक छोटा सा क्रैंक रहता है और ऐसे चेंज आता है। चेंज पॉकेट अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है? देखे हो ना कभी? मैग्नेट में देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ। और यहाँ पर लगा रहता है पेडल, है कि नहीं? वही तो है, नोटिस नहीं क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि ये जो है, अरे रुक, थोड़ा मेरे को बनाने तो दे। तेरा नहीं, साइकिल का। हाँ देखो, अब देखो, जब आप पेडलिंग कर रहे हो, ये कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ऊपर वाला चेन को खींच रहा है ना, दैट विल बी टाइट, और नीचे वाला रहेगा लूज। समझ में आ रहा है? जैसे खींचोगे तो नीचे वाला हरदम देखोगे लूज में जा रहा है, ऊपर वाला टाइट रहता है, मतलब टेंशन विल बी हियर, क्योंकि यही खींच रहा है तो ये घूम रहा है, और ये इधर से छोड़ रहा है तो ये लूज हो जाता है। समझ में? अब इसको जब ऐसे घुमा रहे हो, ये क्रैंक ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, ये भी तो ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है। सपोज आप पेडल मार रहे हो और कोई साइकिल को उठा दिया, तो चक्का क्या होगा? पीछे की तरफ घूमे। अभी जब साइकिल पेडल मार रहे हो वो फिसल नहीं रहा है, का मतलब क्या है? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? क्या बात समझ में आया? यस सर। वैसे भी सोचो तो ये जो व्हील है, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कौन दे रहा है? ये व्हील है, पीछे वाला वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, चेन का ऊपर वाला हिस्सा खींच रहा है इधर को, नीचे वाला तो लूज है। आज जाके चेक करना, नीचे वाला हिस्सा लूज रहता है, ऊपर वाला टाइट। जो टाइट रहेगा वही टेंशन देगा, जो स्लैक है वो टेंशन कहां से देगा? मतलब द अप्लाइड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन,
नो, ये रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार ध्यान से देख लेना कि कैसे ये हो रहा है। अगर हम कहेंगे कि ये सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता, स्मूथ होता तो आप इसमें कहोगे कि ये ऐसे ऐसे फिसल जाता, क्योंकि यहाँ पर और भी तो फोर्स है। क्या यहाँ से एक फोर्स यहाँ पर ऐसे नहीं आया, आया ना? ये जो चेन है ये तो खींच रहा है आपका, ये ऐसे एक फोर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसका भी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा इस फोर्स का? और आप देखोगे दिस कंपोनेंट इज मोर देन दिस कंपोनेंट, समझ में आ रहा? दिस कंपोनेंट इज मोर देन दिस कंपोनेंट, इसलिए ये पीछे की तरफ अप्लाइड फोर्स होता है। लेकिन उसको रियलाइज करवाना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि जो साइकिल ऐसे फिसल रहा है अकेले में पेडल लगाने से कोई बैठ जाएगा तो नहीं फिसलेगा वो, क्योंकि ये फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में? ये फोर्स ज्यादा हो जाता है तो इसका कंपोनेंट, ये जो थ्रू सीट ये कनेक्टेड है, ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इतना दो ठो अप्लाइड फोर्स, एक ऐसा है और इसका एक कंपोनेंट है, दोनों को समझने में हमें दिक्कत हो रहा है। हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। क्या? अगर ये स्मूथ होता तो मान लो ऑयल पड़ा हुआ है, पेडल मार दिए तो क्या होगा? साइकिल तो आगे नहीं जाएगा, चक्का फिसलने लगेगा। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील विल स्लाइड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी फिसल नहीं रहा है जब चला रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? आगे की तरफ। क्या बात समझ में आया? सो एट द बैक व्हील इट इज फॉरवर्ड। थिंक ऑफ द फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील में क्या क्या फोर्सेस है? इसका अपना वेट भी तो है, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह है, वो सब तो है, मुझे मालूम है। इसके अलावा ये जो फर्क यहाँ पर लगा है, थ्रू दिस इट इज गेटिंग ए फोर्स लाइक दिस, और ये जो फोर्स है उसका कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन। होगा कि नहीं होगा? तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा? ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो जब पेडलिंग कर रहे हो बैक व्हील में फॉरवर्ड, फ्रंट व्हील में बैकवर्ड। चलो दूसरे तरीके से सोचते हैं। सोचो कि न्यूटन लॉ लगाते हैं। सोचो कि अब यहाँ पर जितने सारे फोर्सेस है, कौन कौन फोर्स है? एक फोर्स ये है, एक फोर्स वेट है, एक फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन है, इनके अलावा एक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो किस डायरेक्शन में मालूम नहीं है, पता करना चाहते हैं। तो कोई बॉडी है, ये मान लो कि कोई एक बॉडी है और इसको यहां से हिंज कर दिया गया है। अगर मैं बॉडी को ऐसे खींचूंगा तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे खींचूंगा तो क्लॉकवाइज। और अगर मैं सीधा ऐसे खींचा तो मूव करेगा क्या? तो रोटेट करने के लिए मेरा फोर्स का लाइन शुड नॉट पास थ्रू दी एक्सिस, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि जितने फोर्सेस आ रहे हैं, ये फोर्स भी इस पॉइंट से जा रहा है, ये फोर्स भी इस पॉइंट से जा रहा है, और उसका वेट भी इस पॉइंट से जा रहा है। none of these forces are able to rotate the wheel। व्हील को रोटेट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन व्हील कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। जब साइकिल लेके जा रहे हो तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कोई तो फोर्स होगा जो उसको घुमा रहा होगा। बाकी किसको छोड़े? फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट टू द सरफेस होगा। अच्छा, अगर आगे की तरफ होगा तो क्या ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा? नहीं। ये अगर पीछे की तरफ होगा तभी ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, यस। तो देयर आर मेनी मोर मेथड्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मैं थोड़ा सा खाली आपको झलक दिया, एग्जांपल दिया ताकि आप सोचने के काबिल बनो। ये कब हो रहा है? व्हेन यू आर पेडलिंग। मान लो पेडलिंग करना बंद कर दिए। पेडलिंग करना बंद कर दोगे तो तुरंत देखोगे ऊपर वाला जो चेन था ये भी स्लैक हो जाएगा, नीचे वाला तो स्लैक था ही, ये भी ढीला हो जाएगा, ये भी ढीला हो जाएगा। समझ में आया? तो अब देखोगे देयर इज नो फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू रोटेट इट। उसको रोटेट करने की कोई फोर्स नहीं है तो क्या होगा? देयर इज नो टेंडेंसी टू स्लाइड। फ्रिक्शनल फोर्स एट बोथ द सरफेसेस विल बी जीरो। इधर भी जीरो, उधर भी जीरो। अरे जो फोर्सेस, ये जो फोर्सेस आ रहे हैं ना, ये सब ऐसे सेट हो जाएंगे क्योंकि उसका डिजाइन कैसे किया जाएगा? इतना आसानी से नहीं बनता है साइकिल, खाली ऐसे लगा दो तो बन जाएगा। ऐसे ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा उसकी फोर्सेस जो नॉर्मल डायरेक्शन वगैरह है। तो आप देखोगे यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आदमी बैठने के बाद कहाँ होता है, ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है। उसमें पूरा का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एक्टिंग थ्रू दिस पॉइंट। हाँ, घूमता है। घूमने से, अरे फ्रिक्शन नहीं रहेगा मतलब क्या?
पहले तुम पेडल किए, साइकिल चलने लगा, पेडलिंग बंद किए, उसके बाद चल रहा है कि नहीं? तो पेडल जब किए फ्रिक्शनल फोर्स की मदद से चलने लगे, चलने लगा, अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, तो चल रहा है वो। हाँ, ये पूछ सकते हो रुकता क्यों है? अगर फ्रिक्शन नहीं तो रुकता कौन है? रुक भी तो जाता है थोड़ी देर जाके, तो रुकने वाली फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो फिर रुकेगा क्यों? लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है जिसके लिए वो रुकता है। सोचो कि आप एक रसगुल्ला ले लोगे और एक ग्लास मार्बल ले लोगे, दोनों को किसी फ्लोर सरफेस पे फेंक दोगे, कौन पहले रुकेगा? रसगुल्ला रुकेगा, क्योंकि सॉफ्ट है, और जो ग्लास मार्बल है वो काफी दूर चले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट, अब सोचो साइकिल मतलब टाइट हवा है, पूरा एकदम टाइट करके रखे हो हवा, उसमें पूरा प्रेशर में पेडलिंग करना बंद कर दिए, दूसरे के साइकिल में हवा कम है, किसका साइकिल पहले रुकेगा? हवा कम है कि ज्यादा है? मतलब देयर इज समथिंग विद द रिजिडिटी ऑफ द सरफेस। वो ऐसा होता है कि जब कोई हवा कम है तो निचला हिस्सा थोड़ा ऐसा फ्लैट हो जाता है। आर यू गेटिंग? हर बार जब ये घूम के आगे जाने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू स्टैंड ऑन दिस एज एंड गो फॉरवर्ड। यहाँ पे खड़े होके आगे जाने की कोशिश करेगा। सोचो इसको अगर रोटेट करने की कोशिश करो तो यहाँ पे खड़ा होगा, फिर आगे जाने की कोशिश करेगा। जब यहाँ पे खड़े होके आगे जाने की कोशिश करेगा, तब उसका जो वेट यहाँ पे आ रहा है, वो वेट इस पॉइंट में, मान लो ये बॉडी को इस पॉइंट में खींचेंगे तो अबाउट दिस पॉइंट कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो दिस विल ट्राई टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज एंड यू आर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड बाय रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो होगा क्या? ये बार बार ये फोर्स आपको रोकने लगेगा। कौन है ये फोर्स? वेट। जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतनी ज्यादा टॉर्क बनेगा, मोमेंट बनेगा, उतना जल्दी उसको रोकेगा। कम फ्लैट होगा, हार्ड होगा, तो ये पॉइंट और ये फोर्स का लाइन के बीच में गैप काफी कम हो जाएगा, तो रोक नहीं पाएगा। नहीं, जैसे मैं कोई दरवाजा को खोल रहा हूँ, आप हिंज के पास पकड़ के रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते। हैंडल के पास पकड़ के रोक सकते हो, क्योंकि दूर हो जाने से मोमेंट आर्म बढ़ जाता है। पढ़ेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, समझ में आया? सर जब फ्रिक्शन होगा ही नहीं तब वो फ्रंट व्हील घूमेगा या नहीं? अरे वो घूम रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन नहीं होगा। अरे घुमा, पहले कैसे घुमा? पहले पेडलिंग किए, घूम रहा था, अब फ्रिक्शन गायब हो गया तो क्या होगा? चलते रहेगा। कोई चीज जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, घूम रहा था तो घूमते ही रहेगा। रोकेगा कौन उसको? रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। हम बात कर रहे हैं रुकता क्यों है? रुकता नॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बट बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी, जिसको कुछ लोग कायदे से रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, बट ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्कूल में पढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा स्ट्रांग है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की रोलिंग फ्रिक्शन, पर रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। कुछ नहीं होता है रोलिंग में फ्रिक्शन, समझ में आया? पढ़ाते लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी अपोजिशन है मोशन को उसको फ्रिक्शन बोल देते हैं। पूछो उनको रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है? हु डिसाइड्स हाउ टू फाइंड आउट रोलिंग फ्रिक्शन? नो फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? कोई बॉडी रोल कर रहा है, मान लो कोई एक नॉर्मल सा बॉल किसी फ्लोर पे रोल कर रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? जीरो। मान लो स्टील रिजिड बॉल है, रोल कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, नो रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है? अरे कोई रफ फ्लोर में, अभी तो पढ़ेंगे हम लोग स्मूथनेस क्या है, रफनेस क्या है। फ्लोर स्मूथ या रफ नहीं होता है, दोनों सरफेस मिलकर डिसाइड करते हैं क्या फोर्स होगा। आप कहोगे ग्लास सरफेस ज्यादा स्मूथ है कि कंक्रीट सरफेस ज्यादा स्मूथ है? ग्लास सरफेस। नो, स्मूथनेस रफनेस इज ए नेचर व्हिच इज प्रोवाइडिंग यू द फ्रिक्शनल फोर्स। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोनों सरफेस के ऊपर। कोई ग्लास के ऊपर बड़ा सा रबर ब्लॉक रख के खींचो तो वो लसक के रहेगा, उसके साथ आएगा नहीं। कंक्रीट के ऊपर आइस ब्लॉक को पुश कर दो, आराम से चले जाएगा। तो स्मूथ कौन, रफ कौन? व्हाट मिसकंसेप्शन इन माइंड इज दैट मैकेनिकल लॉकिंग, वो नहीं है। बाय पॉलिशिंग में सरफेस अगर ओवर पॉलिशिंग कर देंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, यही तो मिसकंसेप्शन है। हम बोलते हैं कि स्मूथ, ये हाथ में कितना स्मूथ लग रहा है। हाँ, हाथ में लग रहा है, ठीक है, मेरी बात समझ में आया? किसी को भी पूछोगे ग्लास सरफेस ज्यादा स्मूथ है कि कंक्रीट सरफेस ज्यादा स्मूथ, बोलेगा ग्लास सरफेस ज्यादा स्मूथ है। वो स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड है, प्रॉपर वर्डिंग हुआ, वो पॉलिश्ड है। लेकिन उसके ऊपर कोई रबर ब्लॉक कर के खींचो तो चलेगा? वो नहीं चलेगा। जबकि चाहे कितना भी रफ दिख रहा है आपको कोई कंक्रीट सरफेस, कोई आइस ब्लॉक रख के पुश कर दो तो आराम से स्लाइड करके निकल जाएगा। So smoothness, roughness doesn't depend upon the nature of one surface. It depends upon the nature of both the surfaces in contact.
ये टेबल के ऊपर कॉपर ब्लॉक जितना रफनेस फील करेगा, एल्युमिनियम ब्लॉक कुछ दूसरा रफनेस फील करेगा, ग्लास ब्लॉक कुछ तीसरा रफनेस फील करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो बाइंडिंग फोर्स कितना है और उसके हिसाब से वो ऑपोजिशन फोर्स डेवलप होता है। क्या बात समझ में आया? सो रफनेस स्मूथनेस इज नॉट डिसाइडेड बाय ये सिंगल सरफेस, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, है कि नहीं? अब एक लड़का है, ये अच्छा है कि बुरा है? अकेले में क्या होगा, दूसरा उसके साथ मिलेगा, लाइक माइंडेड हो गया तो बोलेगा अच्छा है, और लाइक माइंडेड हो गया गंदा लड़का है बोलेगा, है कि नहीं? मान लो कि ये लड़का है अकेला, बीड़ी पीता है, सब दूसरा बीड़ी पीने वाला मिल गया तो हाँ अच्छा दोस्तों, है कि नहीं? दूसरा बीड़ी कभी नहीं पीता है तो क्या हो जाएगा, गंदा लड़का है। तो अकेला एक लड़का अच्छा या बुरा हो सकता है क्या? एक सरफेस रफ या स्मूथ नहीं हो सकता, दूसरे मिलके उसके साथ बताएंगे रफ है कि स्मूथ है। ठीक है, हम लोग बारीकी से आएंगे सब चीजों। क्या बातें समझ में आ रहा है? थोड़ा हमने कोशिश किया समझाने की साइकिल की केस में क्या हो रहा है। साइकिल के केस में फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा डिजाइन होता है जब आप पेडलिंग कर रहे हो, ब्रेक व्हील में फॉरवर्ड, फ्रंट व्हील में बैकवर्ड, पेडलिंग नहीं कर रहे हो, दोनों व्हील में जीरो। सपोज द साइकिल इज गोइंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, अब दोनों व्हील में बैकवर्ड, समझ में आ रहा है? तो ये क्योंकि रोलिंग इन्वॉल्व हो जाता है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता। रोलिंग इटसेल्फ इज ए वेरी टिपिकल मोशन। गोल गोल घूमना आपको आता है, सीधा जाना आता है। अब गोल गोल घूमते सीधे जाना बड़ा खतरनाक चीज हो जाता है, समझ में आ रहा है? इसलिए वो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में आता है, तब पढ़ेंगे रोलिंग क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी इज रोलिंग। मैं नहीं देखा हूं, तू दिखा तो लाके देना। तो मैं क्या बोल रहा था, इतना याद रखो कि ड्राइविंग व्हील में फॉरवर्ड होता है, ड्रिवन व्हील में बैकवर्ड होता है। ओनली व्हेन द व्हीकल इज ड्राइविंग, मान लो कार का बैक व्हील रियर व्हील ड्राइव है, एक्सीलरेटर दबाया तो पीछे का व्हील में आगे की तरफ, आगे का व्हील में पीछे की तरफ। एक्सीलरेटर नहीं दबाया, छोड़ दिया, दोनों व्हील में जीरो। 4x4 गाड़ी में जो चारों व्हील में पावर होता है तो चारों में फॉरवर्ड होगा, समझ में आ रहा है? चारों में फॉरवर्ड होगा। ऐसे देखा है क्या पूछा गाड़ी में चारों व्हील में ड्राइविंग? सर 4x4 नहीं होते, मतलब थार गाड़ी। कहाँ देखे हो ये थार में? पागल है क्या? नहीं ऐसे नहीं होता सर। एयर में तो फ्रिक्शन, वही तो, कोई भी ऑपोजिशन फोर्स को फ्रिक्शन कैसे बोल दोगे? वो एयर का जो धक्का दे के रोकने की कोशिश करता है उसको भी एयर फ्रिक्शन लोग बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। वो आएंगे लोग तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। सर, हाँ सर अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे एटम खींचता है तो तेल लगाने से स्मूथ क्यों, मतलब ओहो, तेल लगाने से नहीं, लुब्रिकेशन देने से। लुब्रिकेशन देने से दोनों के बीच में गैप हो गया कि नहीं? गैप हो गया तो फोर्स कम हो गया, खत्म, सिंपल सा कहानी। तेल के साथ होगा? तेल क्या, पाउडर डालो कभी नहीं होगा क्या? दो सरफेस के बीच में कुछ ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, पाउडर डालने से कैरम बोर्ड में पाउडर डाल के खेलते हो ना, कि तेल डाल के खेलते हो? पता है तेल गैप, यू हैव टू इंक्रीज द गैप, नॉट ओनली दैट। मान लो कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ये कुछ भी डालो, दोनों के बीच में गैप बनाना। यहाँ का मॉलिक्यूल को पकड़ रहा था, बीच में कुछ रह गया तो दोनों के बीच में गैप बढ़ गया कि नहीं बन गया? सर तो पाउडर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। अरे पागल, ये हो गया तेरा पाउडर मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में फोर्स रहा क्या? नहीं रहा ना, तो पाउडर्स में भी एक्टिंग एज व्हील्स, उसमें क्या है? समझ में आ रहा है? नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लुब्रिकेशन करने के लिए क्या करते हैं? लुब्रिकेशन करने के लिए दोनों के बीच में कोई डालते हैं कि इसके ऊपर छिड़कते हैं? दोनों के बीच में डालते हैं। डालने से क्या हो गया, यहाँ का मॉलिक्यूल के बीच में गैप हो गया कि नहीं हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा? फोर्स कम हो गया तो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे क्या? नहीं। मैं तुमको एक थप्पड़ खींच के मारना चाहता हूँ, बीच में शुभम आ गया, अब क्या हो? फिर वो लगेगा? तू गया खाया मार, वो तुमको उससे क्या मतलब, तू तो भाग गया ना। अब ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, तो तुम बीच में पाउडर डाल दी तो ये फंस गया पाउडर के साथ, और उधर वो चौपट। ऊपर वाला ब्लॉक पाउडर के साथ फंस गया, हाँ तो सर नीचे वाला भी पाउडर के साथ फंस गया। ये थोड़ा पाउडर ये लेगा, थोड़ा पाउडर ये लेगा, दोनों जाएंगे। तो पाउडर पे चिपक गया। अब ये मत सोचना कि हर वक्त जहाँ पाउडर लगाया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, मम्मी लगाती है तो लुब्रिकेशन पाउडर डालने से लुब्रिकेशन होता है, लेकिन जो भी लगा रहा है वो लुब्रिकेशन के लिए नहीं लगा रहा है, ठीक है? ध्यान
ठीक है। ओहो, आया समझ में? तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन समझ में आया, इट इज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। चलो इतना हंस दिए तो बताओ इस केस में, सपोज हियर इज ए टेबल, ठीक है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक चेन रखा है, ठीक है, नाम इसका चेन है, ये चेन है, ये ऐसे रखा है, मान लो ये चेन का मास m है, लेंथ l है, समझ में आया? और मान लो कि ये कुछ l/3 लेंथ झूल रहा है, मतलब ऊपर कितना है 12/3। आपको बताना है व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स होता क्या है? द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये तो कांटेक्ट में नहीं, ये है, मतलब इसको पैरेलल होके क्या फोर्स है? सोचो, यहाँ पर कोई खींच रहा है ना, जो खींच रहा है वही तो अप्लाइड फोर्स है। कौन खींच रहा है? हैंगिंग वेट है कि नहीं? तो आप कहोगे अप्लाइड फोर्स क्या है? हैंगिंग वेट। कितना हुआ? खत्म कहानी। आगे आगे चल के देखोगे, एक बार आप अप्लाइड फोर्स को बढ़िया से समझ गए ना, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। अप्लाइड फोर्स, नॉलेज ऑफ अप्लाइड फोर्स विल गिव यू डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। बुक में अप्लाइड फोर्स करके कोई टर्म है ही नहीं, समझ में आया? वो लोग सीधे सीधे समझाने की कोशिश करते हैं, बीच में कुछ वॉइड रह जाता है, इसलिए वो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल में नहीं जा पाते, क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए बच्चे सोच नहीं पाते, समझ में आया? So could you follow what is applied force? Yes, sir. It's the external force parallel to the surface of contact. It is the force responsible for sliding or tendency of sliding. तीसरा हुआ, for a body at rest, the frictional force is opposite to applied force. बताया? अच्छा। Next आता है point number 5 शायद है क्या? 6 है। Point number 6 है। Point number 6 है। Limiting frictional force. इसको नाम देंगे FL। क्या है? It is the maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact। दो सरफेस के बीच में क्या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम कितना हो सकता है, समझ में? मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है नहीं, कितना हो सकता है, समझ में आ रहा ना? कितना है फ्रिक्शनल फोर्स, कितना हो सकता है, दो अलग अलग चीज कहेंगे नहीं। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, सपोज जी मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक फ्लोर पे कोई एक ब्लॉक रखा गया था। अब मैं इस ब्लॉक को क्या किया, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, कुछ ऐसा कोई फोर्स दिया, मैंने एक फोर्स दिया F, और सपोज मैं F का वैल्यू दिया 5 न्यूटन, और मैं देख रहा हूं कि 5 न्यूटन का फोर्स देने के बावजूद ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा, कुछ भी फोर्स लगाओगे मूव करेगा क्या? टेबल को मैं धीरे से पुश करूंगा, मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं 5 न्यूटन दिया और मूव नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मूव कर रहा है? मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं तो मूव करना चाहिए, कोई तो मेरे को कैंसिल कर रहा होगा। कौन कैंसिल कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। किस डायरेक्शन में होगा? इन दिस डायरेक्शन होगा? नहीं, ये इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स पक्का। तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा कि मेरे को कैंसिल कर रहा है? 5 न्यूटन, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, नेट फोर्स मस्ट बी 0। सो दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू कितना कितना 5 न्यूटन। मैं 6 न्यूटन दिया फिर भी मूव नहीं किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? मतलब खुद ही बदल रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, खुद बदल रहा है। मैं इधर से पुश कर रहा हूं तो इधर है, मैं इधर से पुश करूंगा तो इधर हो जाए, खुद ही अपना डायरेक्शन बदल रहा है। इट इज सो सिंपल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। अब इधर खींचोगे तो इधर खींचेगा, अब इधर खींचोगे तो इधर खींचेगा, है कि नहीं? सिंपल सा चीज है। अब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 5 न्यूटन। जब मैं इसको दिया 6 न्यूटन, ये नहीं चल रहा है, फिर मैं किया 7 न्यूटन, फिर भी नहीं चल रहा है, आई मेक इट 10 न्यूटन, फिर भी नहीं चल रहा है।
जब मैं किया 11 न्यूटन तो मैं देखा ये धीरे धीरे चलने लगा है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। 11 न्यूटन दे दूंगा तो मुझे रोक नहीं पाएगा। सो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन दिस टू सरफेसेस इज 10 न्यूटन। हाँ तो मैं तो यूनिट में बोल रहा हूँ, मान लो कि डिजिटल में ले लें, मान लो कि मैं 10.1 दिया, चलने लगा 10.1 में ये जस्ट चलने लगा का मतलब क्या है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी मैक्सिमम 10 न्यूटन। समझ में आया? फिर मैं क्या बोलूंगा इसको, 10.0000001 दिया, बोलो अब क्या होगा फिर? समझ में आया? क्या बात समझ में आ रहा है? तो मैं अगर 10.1 दिया, ये चलने लगा तो 10 न्यूटन तक रोक सकता है, बाकी रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। आप अपने दोस्त को बुलाया, आओ देखो मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मेरे को पता चला ये यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन हो सकता है। वो बोला अच्छा करके दोबारा ट्राई करो, वो बैठ गया इसके ऊपर। अब आप 10 न्यूटन दोगे तो चलेगा, आप 20 दिए 30 दिए और ये गौरव जैसा हुआ तो सोचो, आप उसको 500 न्यूटन दिए, अब 500.1 में चलना शुरू किया, मतलब अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 500। पहले तो 10 था, 500 क्यों हो गया, क्योंकि ये बैठ गया, ये दब गया तो दोनों मॉलिक्यूल पास आ गए तो फोर्स और स्ट्रांग हो गया। समझ में आ क्या, फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अब उसको स्लाइड करना मुश्किल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों सरफेस के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। दूसरा हुआ कि दोनों सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये कितने जोर से प्रेस किया गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जितने जोर से प्रेस करोगे उतने ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे ये जो फोर्स है, कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द surfaces in contact and normal reaction between them, normal reaction between the bodies। समझ में आ क्या? सो आप कहोगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर तो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बोथ दी सरफेसेस इन कांटेक्ट। दोनों सरफेस मिलकर डिसाइड करेंगे कि म्यू क्या होगा, है कि नहीं। तुम अच्छे लड़के हो या बुरे लड़के हो, दो दोस्त मिलेंगे तभी पता चलता है, वो बताता है कि अच्छा है कि बुरा है, एंड दैट टू अगेन रिलेटिव टू हिम। तो हम कहेंगे ये म्यू जो है लेस है फॉर स्मूथ सरफेस एंड मोर फॉर रफ सरफेस। बस याद रखने वाली चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि म्यू डिपेंड्स ऑन, दूसरे पेज में लिखेंगे, यहाँ पे क्यों लिखेंगे इतना सारा, थोड़ी पेपर खर्चा हो रहा है, चलो आगे। म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इन कांटेक्ट। दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है वही मिलकर डिसाइड करते हैं म्यू क्या होगा। क्या बात समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा ग्लास सरफेस में म्यू ज्यादा है कि कंक्रीट सरफेस में, क्या बोलोगे? कैन नॉट बी सेड, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर क्या स्लाइड कर रहा है, वो मिलकर डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा अब म्यू डिपेंड्स अपॉन बोथ द सरफेस इन कांटेक्ट।
दूसरा चीज हुआ कि ये जो म्यू है, ये म्यू क्या हुआ देखो तो, इट इज एफएल इज इक्वल टू म्यू आर, सो म्यू इज इक्वल टू एफएल बाई आर। एफएल क्या है? फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, यूनिट हुआ न्यूटन। और ये आर, ये भी तो नॉर्मल रिएक्शन है, उसका भी यूनिट न्यूटन। न्यूटन पे न्यूटन क्या हो गया? खत्म कहानी। क्या बन गया? डायमेंशनलेस। सो म्यू इज यूनिटलेस एंड dimensionless. Why? It is a ratio of forces, because it is ratio of forces. क्या बात समझ में आ रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालते हैं। हमने पता कर लिया कहाँ पे आता है, टेंजेंट टू द सरफेस, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। मैग्नीट्यूड कितना होता है वो मालूम नहीं, मैक्सिमम कितना होता है वो मालूम चल गया, लेकिन है कितना वो मालूम नहीं है। बस इतना पता चल चुका है कि दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो ही नहीं सकता, तो जीरो है, जीरो से एफएल के बीच में रहेगा। तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स है कितना, ये पता करने वाली बात है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? वी डोंट नो हाउ मच इट इज, बट इट लाइज बिटवीन दिस टू वैल्यूज। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? समझ में आया? टाइम विल नॉट परमिट, तो इसको हम अगले क्लास के लिए रखेंगे, हाउ टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बात समझ में आया? अभी हमें फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन, उसका नेचर, उसका कॉज, उसका क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सब पता चल गया। बाकी रह गया उसका मैक्सिमम वैल्यू, वो भी पता चल गया। बाकी रह गया मैग्नीट्यूड क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? है ना? नेसेसरी एविल। हाँ, फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें क्या क्या तकलीफ होता? फ्रिक्शन नहीं होता क्या मैं पेन को पकड़ सकता हूँ? क्या मैं पेन को ऐसे पकड़ सकता हूँ? क्यों? पकड़ तो सकते हैं, लेकिन ऐसे पकड़ सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि इसको कौन रोक रखा है? आप लोग उंगली, अरे उंगली नहीं, वो तो छोटे बच्चे बताएंगे। दोनों उंगली से मैं इसको प्रेस करके रखा हूं, और जब ये फिसलने की कोशिश कर रहा है, कौन रोक रहा है? इसका फिसलने की टेंडेंसी है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन रोका है? फ्रिक्शनल फोर्स। कोई रस्सी पकड़ के आप चढ़ रहे हो, जो टेंशन बना रहा है, क्यों बना रहा है? अब बोलो मेरा वेट है, तुम्हारा वेट नहीं, हाथ और रस्सी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। इट्स द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द रोप व्हिच इज क्रिएटिंग टेंशन, that is equal and opposite to on your hand also, and that force on your hand is equal to your weight. समझ में आ रहा है? आपका वेट के चलते टेंशन नहीं हो रहा है, आपके वेट के चलते फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के चलते उसमें फ्रिक्शन आ रहा है, उसकी फ्रिक्शन के चलते और रस्सी में टेंशन हो रहा है। बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है कि नहीं? उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब रस्सी पकड़ के चढ़ रहे हो, आपका वजन ज्यादा है तो रस्सी टूट जाएगा, लेकिन सोचो अब रस्सी पकड़ के चढ़ के इसको तोड़ने की कोशिश करो, कोई दूसरा है आपके हाथ में तेल डाल दिया, अब रस्सी टूटेगा? आप ही फिसलोगे, रस्सी रहेगी अपनी जगह, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। रस्सी टूटता है नॉट बिकॉज ऑफ योर वेट बट बिकॉज ऑफ योर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय योर हैंड। वो अंदर रह जाता है दोनों के बीच में। समझ में आया क्या? अच्छा, रस्सी पकड़ के चढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, कोई चीज को ऐसे पकड़ नहीं सकते, खा सकते हैं क्या? क्यों नहीं खा सकते? कैसे? ऐसे करके उठाएंगे, बेलचा में जैसे उठाते ऐसे मुंह में गया, सोचो तो क्या होगा? यहाँ पर फिक्शन है बोल के आप अपने हिसाब से धीरे धीरे पूछ करके लेते हो, नहीं तो खाली जाएगा नहीं, रास्ता तो फिक्शन नहीं है ना, देयर इज नो फिक्शन। पता लगा इधर खाया उधर काम खत्म, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत सारी मुश्किलें होता। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता तो मान लो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, वेरी हाई फ्रिक्शन, क्या आप चल सकते हो? यस, चल सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स इज हेल्पिंग यू टू मूव। सोचो कोई रेसिंग कार है,
उसका टायर रफ रहना चाहिए कि स्मूथ रहना चाहिए? जितना ज्यादा रफ होगा उतना जोर से भागेगा। आप रेस में दौड़ना चाहते हो, आपका चप्पल रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन आपको मदद कर रहा है चलने में, क्योंकि आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। वो ये पेन मेरे हाथ में है, मैं हाथ को पास लाया, पेन क्यों आया? आप तो हाथ लाए, अरे हाथ तो लाया ठीक है, पेन क्यों आया? क्योंकि मैं अगर हाथ को मैं अभी जोर से खींच लूंगा इधर, क्या ये पेन फिसल के ऐसे नहीं गिर जाएगा बिकॉज ऑफ द शूडो फोर्स? तो मैं जब हाथ को ऐसे लाया उसके ऊपर भी शूडो फोर्स आया, फिसलने की कोशिश किया, आ गया फ्रिक्शन, वही फ्रिक्शन इसको पकड़ के खींच के ले आया मेरे पास। छुपा रूपता में हर जगह काम में आता है कि नहीं? व्हेन यू आर ब्रिंगिंग योर हैंड, जैसे ये डब्बा मेरे हाथ में, पेन को क्यों गिरा? अगर मैं हाथ को जल्दी से ले आऊंगा गिर जाएगा कि नहीं? है देखो तो नीचे हाँ सर आप तो हाथ को नीचे कर दिए। नीचे नहीं किए रे, मैं सोचा कि पकड़ लूंगा। ये देखो इसके हाथ को क्यों नीचे करें, इसके ऊपर रखो। ये देखो ये है डब्बा, मैं बुक को मेरे तरफ खींचा, क्या हुआ? गिर गया ना। अब अगर मैं जोर से खींचने से गिर जाता, धीरे धीरे खींचने से मेरे पास क्यों आता है? क्योंकि उसका फिसलने का टेंडेंसी तो है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, शूडो फोर्स कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोक देता है। और फ्रिक्शनल फोर्स ही इसके ऊपर आ रहा है, किस डायरेक्शन में? देखो जब मैं बुक को मेरे तरफ लाया, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को हुआ? मेरे तरफ की, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं? क्योंकि इसका फिसलने का टेंडेंसी किधर को है? इधर को। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? इधर को। तो ये आया मेरे पास। सर मैक्सिमम तो FL का मतलब FL/m एक्सेलरेशन से ला पाएंगे ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितने में ला सकता है? मतलब मान लो कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है FL, तो कितने एक्सेलरेशन में ला सकते हैं? FL/m। उससे ज्यादा एक्सेलरेशन में लाएंगे फिर जाएगा। बस यही क्वेश्चन आएगा, एक ब्लॉक इज केप्ट ऑन अनदर ब्लॉक with what maximum acceleration the arrangement can be moved so that the upper block will not slide। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो शूडो फोर्स होगा वो FL से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिसल जाएगा। बारी बारी के से वो थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लेता है, हम लोग मिलके सोचेंगे ऐसा कुछ इनको आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता तो हम चल सकते ही नहीं चल सकते। और क्या करने में दिक्कत होता? फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता तो क्या लिख सकते हैं? हाथ से तो नहीं फिसलेगा, लेकिन जहां पे लिखोगे वो फंसेगा, वहां पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यू कैन नॉट राइट। और क्या नहीं कर सकते? मशीन वगैरह कुछ नहीं चलेगा। खाना नहीं निकल सकता। हाँ खाना नहीं, इसको खाने की पढ़ाई, दुनिया फिजिक्स के पीछे भाग रहे हो, खाने के पीछे भाग रहे, खाना नहीं खा सकते, मुंह में लटक के रह जाएगा ना। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, खाना अंदर भी नहीं जाएगा और अंदर से बाहर भी नहीं, फ्रिक्शन हाई है कि ना, दोनों रहेगा। लेकिन खाना अंदर नहीं जाएगा तो अंदर से कौन बाहर निकलेगा? है ही नहीं कुछ अंदर। समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होना कुछ मुश्किलें क्रिएट करता है। फ्रिक्शन के चलते चप्पल घिस जाता है कि नहीं, नया चप्पल लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, क्या कहते हो तुम लोग? हाँ। तो क्वेश्चन आएगा फ्रिक्शन इज ए फ्रेंड और फो, अब कहोगे यस। फो क्यों गया? नेसेसरी मतलब क्या है? कमीना दोस्त है, एक कमीना दोस्त है, मतलब रहना भी जरूरी है, नहीं तो खतरनाक भी है ना? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर